हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब चैनल स्टडी विद पुलकित एंड आई एम पुलकित मिश्रा। और आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं अपना फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। काफ़ी अच्छा ये चैप्टर होने वाला है। बस ये थोड़ा सा लॉन्ग चैप्टर है, इसलिए मैं इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, जिसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो आज आपको मिल जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल पर। सो प्लीज़ विजिट कर देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड होगा। सो आई थिंक विदाउट मेक एनी वेस्ट टाइम लेट्स गेट स्टार्ट आवर चैप्टर, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। 1 मिनट। सो आवर चैप्टर नेम इज द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। चैप्टर का जो टाइटल है, जो टॉपिक है, उसको पढ़कर ही में समझ में आ रहा है कि आखिर में जो चैप्टर है वो किसके बारे में है। तो ये फ्रेंच जो है वो एक लैंग्वेज है जो कि कहाँ बोली जाती है, फ्रांस में। ठीक है। रिवॉल्यूशन का मतलब होता है क्रांति, एक सडन चेंज या सडन वॉर। ठीक है। एक अचानक की लड़ाई जिसको हम लोग रिवॉल्यूशन कहते हैं। ओके, हिंदी में इसको क्रांति कहा जाता है। तो फ्रांस में एक अचानक सी लड़ाई हुई थी। ठीक है। रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, अचानक सी लड़ाई। रिवॉल्यूशन का सेकंड वर्ड क्या है, रिवोल्ट है। ठीक है। रिवोल्ट से ही रिवॉल्यूशन बना है। तो रिवॉल्ट का मतलब क्या होता है कि अचानक से युद्ध। ओके, मतलब जिसकी तैयारी पहले से नहीं कोई कर रहा है, लेकिन अचानक से वो युद्ध हो गया। ओके, ऐसे ही आप लोगों ने सुना होगा रिवॉल्यूशनरी वॉर्स वगैरह। ठीक है। तो ये अचानक से जो युद्ध वगैरह होते हैं उनको हम रिवोल्ट, रिवॉल्यूशन और रिवॉल्यूशनरी वॉर्स कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे फ्रांस की क्रांति, फ्रांस में कैसे युद्ध हुआ था अचानक से और क्यों हुआ था, इसके बारे में हम लोग सब पढ़ेंगे। ओके। सो ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789, On the morning of 14 July 1789, the city of Paris was in a state of alarm. क्या हुआ था कि 14 जुलाई को एंड 1789 में जो पेरिस है, फ्रांस में जो सिटी है पेरिस, उसमें एक तरीके से आतंक फैला हुआ था। ओके, क्योंकि क्यों फैला था, क्योंकि द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। क्योंकि जो वहाँ के राजा थे, फ्रांस के जो राजा थे, उन्होंने अपने जो ट्रूप्स थे, अपने सोल्जर्स थे, उनको भेजा था। कहाँ पर भेजा था, पेरिस में, कि जगह जगह पर वो जो सोल्जर्स हैं वो लग जाए। ठीक है। रूमर्स स्प्रेड दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू अपॉन फायर अपॉन द सिटीजन। ओके, अब अफवाहें फैलने लगी। रूमर्स का मतलब होता है अफवाहें। अफवाहें फैलने लगी थी कि राजा ने, जो राजा थे वहाँ के, उन्होंने इन ट्रूप्स को इसलिए भेजा है क्योंकि जिससे ये जितनी भी आम जनता है, ठीक है, जितनी भी आम जनता है उस पर फायर कर सके। ठीक है, उनको मार सके। ठीक है, उन पर बंदूक चला सके, इसीलिए राजा ने इन सोल्जर्स को भेजा। ऐसी अफवाहें फैलने लगी थी। ओके, सो फिर क्या हुआ, some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form people militia. अब जब ऐसी अफवाहें फैलने लगी थी तो कुछ उनमें से 7,000 जो मैंस एंड वुमेन्स थे, 7,000 ऑफ मैंस और वुमेन्स ने पीपल मिलिशिया बना ली थी और वो टाउन हॉल में इकट्ठे हो गए थे। पीपल मिलिशिया का मतलब होता है एक टाइप की मिलिट्री। ठीक है, एक टाइप की ऐसी मिलिट्री जिसमें प्रॉपर डिसिप्लिन वगैरह ना हो और जो टोटली क्वालिफिकेशन से नहीं आई हो। ठीक है, अचानक से उन्होंने एक टाइप की अपनी मिलिट्री पावर बना ली थी, मिलिशिया बना ली थी। ओके, और सभी लोग जो थे वो टाउन हॉल में इकट्ठे हो गए थे। वहीं पे एक प्लेस था जिसको टाउन हॉल भी कहते हैं, वहां पर इकट्ठे हो गए थे। ठीक है। सो दे ब्रोक इनटू द नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स। तो उन्होंने कई सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वगैरह थी, उनको भी तोड़ा। किस लिए, जिससे उन्हें आर्म्स मिल सके। आर्म्स मतलब हथियार मिल सके, उसकी तलाश में उन्होंने कई सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स भी तोड़ी। क्योंकि गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के अंदर कई सारे जो आर्म्स वगैरह, हथियार वगैरह थे, वेपन्स वगैरह थे, वो मिल सकते थे। जैसे बंदूक है, तलवार है वगैरह, ये सब मिल सकते थे। ओके, फिर क्या हुआ देखते हैं। फिर finally a group of several hundred people marched towards the eastern part of the city and stormed the fortress prison, the Bastille. Okay, where they hoped to find hoarded ammunition. फिर क्या हुआ कि जो 7,000 ऑफ मैंस एंड वुमेन्स थी, उनमें से कुछ लोग लाइक 100 और 200 पीपल्स जो थे, वो ईस्टर्न पार्ट, जो पेरिस का ईस्टर्न पार्ट था, उधर की तरफ चलने लगे थे, जहाँ पर बेस्टाइल किला था। वहाँ पर एक किला था जिसका नाम था बेस्टाइल, यहाँ पर गिवन भी है। ओके, यहाँ पर बेस्टाइल किला था। तो बेस्टाइल था, एक किला भी था और उसके अंदर जेल भी था। ठीक है, बेस्टाइल एक प्रिजन भी था, एक जेल भी था और किला भी था। ठीक है, वेयर दे होप्ड टू फाइंड अ hoarded ammunition in the armed fight that followed. The commander of Bastille was killed and prisoners released. Okay, फिर क्या हुआ, अब इन्होंने क्या करा, अब लोग जो थे आर्म की तलाश में हर जगह ढूंढ रहे थे। तो कुछ लोग 100 या 200 लोग जो थे वो ईस्टर्न पार्ट पेरिस की तरफ गए और उन्होंने बेस्टाइल किला देखा। बेस्टाइल किला एक किला भी था और एक प्रिजन भी था। तो
आर्म की सर्च में वो उस किले को तोड़ना चाहते थे, ठीक है। और बेस्टाइल जो किला था वो एक किंग की एक एक पावर भी थी। जो उस टाइम का फ्रांस का किंग था उसकी एक टाइप की बेस्टाइल पावर थी, क्योंकि अगर किंग की कोई भी बात नहीं मानता था, राजा की अगर कोई बात नहीं मानता था, तो डायरेक्ट जो राजा थे वो उसको बेस्टाइल किले, जो बेस्टाइल जेल है ना, उसके अंदर डाल देते थे। तो एक तरीके से डोमेस्टिक पावर थी किसकी, किंग की थी, ओके। एक ऐसी डिस्पोटिक पावर थी किंग की। तो लोग इससे काफी ज्यादा चिढ़ते थे और लोग ये जानते थे कि इसके अंदर, भाई जब ये जेल है तो इसके अंदर वेपन्स वगैरह आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे, तो लोग इसे तोड़ना चाहते थे, ठीक है। अब जो 100 and 200 पीपल्स वगैरह होते हैं वो इस किले के अंदर जाते हैं और जो वहाँ का कमांडर होता है उसको मार देते हैं, ठीक है। जो कमांडर होता है उसको मार देते हैं और जितने भी लोग होते हैं, ठीक है, जितने भी आम आदमी होते हैं, कॉमन पीपल्स वगैरह होते हैं, उनको छुड़वा लेते हैं। जैसे अभी हमारे इंडिया में क्या हुआ करता था, जो फ्रीडम फाइटर्स वगैरह थे, अगर फ्रीडम फाइटर्स वगैरह जो थे तो जो ब्रिटिशर्स थे वो उनको जेल में बंद कर देते थे। ऐसे ही उस टाइम पर भी कुछ फ्रीडम फाइटर्स थे फ्रांस के, जिनको जो ब्रिटिशर्स वगैरह थे, सॉरी जो ब्रिटिशर्स मैं कह रहा हूँ, जो फ्रांस के लोग, जो फ्रांस की सुपीरियर पावर वगैरह थी, मतलब किंग वगैरह थे, वो उनको बंद कर दिया करते थे क्योंकि वो आवाज उठाते थे। तो लोगों ने करा क्या, 100 and 200 पीपल्स ने क्या करा कि उनको, वहां जो कमांडर था उसको मार दिया और 7 लोगों को आजाद कर दिया, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि उन्होंने कमांडर को मार दिया और 7 लोग जो थे, जो कि जेल के अंदर बंद थे, उनको आजाद कर दिया, ठीक है। वो बाहर आ गए। फिर इन्होंने क्या करा, जो बस्टाइल का किला था, बस्टाइल जो किला था उसको क्या करा, इन्होंने तोड़ दिया पूरी तरह से और जितने भी उसमें वेपन्स वगैरह थे उनको निकाल दिया। तोड़ने के बाद जितना भी इसका मटेरियल मिला था, स्टोन वगैरह है, ठीक है, जो भी सीमेंट वगैरह मिला था इससे, वो इन्होंने सोल्ड आउट कर दिया। कहाँ पर, मार्केट में सोल्ड आउट कर दिया, काफी अच्छे प्राइस में इनका वो भी सोल्ड आउट हुआ, ओके। फिर क्या हुआ, द डेज दैट फॉलोड सॉ मोर राइटिंग बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड। मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। मच later, when historians look back upon this time, they saw it the beginning of the chain of events that ultimately led to the execution of the king in France. Though most people at the time did not anticipate this outcome, how and why did this happen? ठीक है। उस टाइम पे एक तरीके से जो फ्रांस कंट्री थी पूरी, ये जो पेरिस शहर था, ठीक है, फ्रांस के अंदर जो पेरिस शहर था उसमें एक तरीके से राइट्स फैल रहे थे काफी ज्यादा, लड़ाई दंगे बहुत हो रहे थे। ऐसा क्यों, क्योंकि लोग कति भुखमरी में फैल रहे थे, ओके। लोगों के पास इतना पैसा नहीं था कि वो खाने के लिए अपने ब्रेड्स भी ले लें, रोटी वगैरह ले लें, वो ऐसा भी नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास काफी ज्यादा गरीबी फैल रही थी, ओके। महंगाई बहुत आसमान में छू रही थी, महंगाई आसमान को छू रही थी, तो लोग खाने के लिए भी तरस रहे थे, लोग खाने के लिए भी तरस रहे थे। अब जब लोग खाने के लिए तरस रहे थे वो बिल्कुल एक तरीके से पागल हो चुके थे, तो राइट्स वगैरह बहुत फैल रहे थे, लड़ाई दंगे काफी हो रहे थे, लोग पागल होने लगे थे, ओके। तो आखिर में ऐसा हुआ क्यों था, अब रीजन है कि आखिर में हुआ क्यों था कि राइट्स इतने फैल रहे थे और इतनी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी लो थी, फाइनेंशियल कंडीशन इतनी लो थी वहां की, ठीक है। तो अब हम लोग ये आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, देखिए। ये एक टाइप की बेसिक समरी थी हमारे चैप्टर में हुआ क्या है बेसिकली शॉर्ट में बता दिया है। तो आगे के जो चैप्टर है, 1 मिनट, जो आगे का हमारा चैप्टर है इसमें पूरा गिवन है कि आखिर में हुआ क्यों था और किस लिए हुआ था ये चीज, ठीक है। सो फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, ओके, 18th सेंचुरी कि फ्रेंच सोसाइटी जो है वो 18th सेंचुरी में कैसी थी, देखते हैं। So in 1774, Louis XVI of Bourbon family of king ascended the throne of France. He was 20 years and old, married to the Austrian princess Marie Antoinette. 1774 में एक लुई 16 नाम के व्यक्ति थे, ठीक है, इनको किंग बनाया गया था फ्रांस का। ये बर्बन फैमिली से बिलोंग करते थे, ठीक है। जो लुई 16 थे बर्बन फैमिली से बिलोंग करते थे और इन्हें किंग बनाया गया था, कहाँ का, फ्रांस का। ये 20 साल के थे और इन्होंने 20 साल की उम्र में ही शादी कर ली थी ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस से, जिसका नाम था मैरी एंटोनी। ध्यान रखिए ये ऑस्ट्रेलिया नहीं, इट्स ऑस्ट्रिया। फ्रांस के जस्ट जो बाजू में देश है उसको ऑस्ट्रिया कहते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रिया नाम का एक देश है जहाँ की एक प्रिंसेस थी जिनका नाम है मैरी एंटोनीट, ठीक है। तो एक टाइप का मैं आपको निमोनिक बताता हूँ लर्न करने का इनका नेम, कि जो लुई 16 थे, ठीक है, यहाँ पे रोमन वर्ड्स में देखिए इनका नाम लिखा है 16, ओके। सो जो लुई 16 थे इन्होंने मैरी करी, ठीक है, इन्होंने मैरी करी किससे, मैरी एंटोनीट से, ओके। लुई 16 ने मैरी करी किससे, मैरी एंटोनीट से, ओके। So, upon his accession, the new king found an empty treasure. अब जब इनका शासनकाल चल रहा था, ठीक है,
ये जो लुई 16 थे, इनका जब शासनकाल चल रहा था तो इन्होंने देखा कि इनका जो ट्रेजर है बिल्कुल खाली है, इनका जो खजाना है वो बिल्कुल खाली है। ओके। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर्स हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ फ्रांस, क्योंकि इससे पहले कई सारे वॉर्स हो चुके थे, कई सारी लड़ाई हो चुकी थी, बड़ी बड़ी लड़ाई हो चुकी थी, जिसमें जितना भी फाइनेंशियल रिसोर्स थी वो यूज अप हो चुकी थी। ठीक है, जितनी भी फाइनेंशियल रिसोर्स वगैरह थी उन सबको यूज कर लिया गया था। Added to this was the cost of maintaining an extravagant court and immense palace of Versailles। ठीक है, और काफी एक्स्ट्रावेजेंट खर्चे भी हुआ करते थे, बेफिजूल के खर्चे हुआ करते थे, जिसमें जितना भी फाइनेंशियल रिसोर्स था वो यूज अप हो चुका था। So under Louis XVI, France had the 13 American colonies to gain their independence from the common enemy Britain। ठीक है, तो ये जो लुई 16 के शासनकाल में एक और चीज हुई थी कि इनका दोस्त था अमेरिका। ठीक है, फ्रांस जो था, फ्रांस का जो दोस्त था वो अमेरिका था। ठीक है, और सबका एक कॉमन एनिमी क्या है, ब्रिटेन है। मतलब सबका एक दुश्मन था ब्रिटेन। अभी हमारी इंडिया का भी एक जो कॉमन दुश्मन था वो ब्रिटेन ही था। ओके, और उस टाइम पर भी अधिकतर कंट्रीज जो थी उनका एक कॉमन जो एनिमी था वो ब्रिटेन था। ओके, तो ब्रिटेन जो था उसने अपना अधिकार जमा लिया था अमेरिका में, तो फ्रांस जो था वो एक दोस्त के नाते उसने अमेरिका की कुछ हेल्प करी थी फाइनेंशियली। ठीक है, फाइनेंशियली उसने कुछ हेल्प करी थी अमेरिका की, रुपए को देखकर। ठीक है, कुछ फाइनेंशियली उसने हेल्प करी थी अमेरिका की। अब वो कैसे करी थी और कितनी करी थी वो देखते हैं। So the war added more than a billion livres to a debt that had already risen to more than 2 billion livres। Okay, so ये जो फाइनेंशियली हेल्प करी थी फ्रांस ने अमेरिका की वो 2 बिलियन ऑफ लिवरेज की करी थी। ठीक है, 2 बिलियन लिवरे का मतलब यहाँ पर है कि लिवरे एक करेंसी थी उस टाइम पर फ्रांस की, तो काफी ज्यादा रुपयों की फ्रांस ने अमेरिका की हेल्प करी थी। ओके, जो गिवन हमें 2 बिलियन ऑफ लिवरेज। ओके, अब lenders who gave the state credit now begin to charge 10% interest on loans, so the French government was obliged to spend an increasing percentage of its budget on interest payments alone. To meet its regular expenses such as the cost of maintaining a state was forced to increase taxes. Okay, and yet even these measures would not have sufficed. French society in the 18th century was divided into three states and only members of the third state paid taxes। अब अभी जो फ्रांस था, ठीक है, फ्रांस के पास इतना पैसा तो था नहीं, जैसे मैंने आपको बताया ट्रेजर्स बिल्कुल खाली थे। और इन्होंने अमेरिका की हेल्प कब करी थी, जब लुई 16 का टाइम था। लुई 16 के टाइम पर ट्रेजर पूरे खाली थे। तो ये जो फ्रांस था, ठीक है, ये दोस्ती के नाते उनकी हेल्प कर रहा था, लेकिन अभी रुपए ला कहाँ से रहे थे, ये लैंडर्स जो मनी लैंडर्स वगैरह थे। ठीक है, ये जो मनी लैंडर्स जो बिजनेस मैन बड़े बड़े थे उनसे रुपए ले रहे थे। ओके, अब जब उनसे रुपए ये ले रहे थे तो थोड़े दिन बाद जो मनी लैंडर्स वगैरह थे उन्होंने भी सोचा कि फ्रांस कंट्री है उसकी काफी ज्यादा इकोनॉमिक कंडीशन काफी लो है। ठीक है, तो जो लैंडर्स रुपए दे रहे हैं वो तो आगे मिल नहीं पाएंगे अगर ऐसे ही चलता रहा। तो लैंडर्स ने क्या करा कि वो 10% ऑफ इंटरेस्ट लगाने लगे जितना भी वो रुपए दे रहे हैं। ठीक है, पहले वो इंटरेस्ट नहीं लगाते थे, लेकिन फिर वो 10% ऑफ इंटरेस्ट लगाने लगे थे जितना भी वो पैसा दे रहे हैं किने, फ्रांस को। ठीक है, अब भाई फ्रांस को भी वो 10% ऑफ इंटरेस्ट देना ही पड़ता था, वरना उनको कभी आगे वो पैसे मिलते नहीं। इसीलिए उन्होंने क्या करा, जितना भी फ्रांस का जितना भी टैक्स था, ठीक है, टैक्स जितना भी लिया जा रहा था उसको और हाई कर दिया, टैक्स को और इंक्रीज कर दिया, हर चीज में टैक्स लगाने लगे थे वो। ओके, और ये जो टैक्स थे वो थर्ड स्टेट से ले रहे थे। यहाँ पर क्या हुआ था, जो फ्रांस में जो सोसाइटी थी, ठीक है, जो फ्रेंच सोसाइटी थी उसको 3 स्टेट्स में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। यहाँ पर हम लोग स्टेट्स का, उसको स्टेट कहेंगे, यहाँ पर गिवन भी है, देखिए। फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 स्टेट्स। जो फ्रेंच सोसाइटी थी उस टाइम पर वो 3 स्टेट में डिवाइड कर दी गई थी, जैसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दी गई थी। ठीक है, और जिसमें जो टैक्स वगैरह लिया जाता था वो थर्ड स्टेट से लिया जाता था, ना ही फर्स्ट स्टेट से लिया जाता था, ना ही सेकंड स्टेट से लिया जाता था, और ना ही लेकिन थर्ड स्टेट से लिया जाता था। ओके, देखिए, थर्ड स्टेट से लिया जाता था लेकिन फर्स्ट और सेकंड स्टेट से नहीं लिया जाता था। क्या नहीं लिया जाता था, टैक्स नहीं लिया जाता था। ओके, अब मतलब ये देखिए, स्टेट वो वाला स्टेट नहीं है जो हम लोग राज्य कहते हैं, वो वाला स्टेट नहीं है, इसकी स्पेलिंग भी अलग है, ESTATE। और स्टेट का यहाँ पर मीनिंग एक तरीके से आप कह सकते हैं पार्ट्स में। ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, जिसमें फर्स्ट स्टेट में कौन कौन से लोग थे वो अभी हम लोग पढ़ेंगे, सेकंड स्टेट में कौन कौन से लोग थे वो अभी हम लोग पढ़ेंगे, और थर्ड स्टेट में ऐसे कौन कौन से लोग थे जिनसे टैक्स वसूला जा रहा था वो भी अभी हम लोग पढ़ेंगे। ओके,
देखिए यहाँ पे मैं आपको इस फ्लो चार्ट से समझा देता हूँ कि आखिर में वो तीनों स्टेट कौन कौन सी थी, उनके नेम क्या क्या थे। ओके, सो जो पहली स्टेट थी वो क्लर्जी थी, ठीक है। फर्स्ट स्टेट का जो था नाम उसमें क्लर्जी थी, क्लर्जी क्लर्जी नाम की ओके स्टेट थी पहली। जो सेकंड स्टेट थी उसको नोबेलिटी कहते हैं, नोबेलिटी नाम की स्टेट थी। और जो थर्ड स्टेट थी जिसको हम लोग कॉमन पीपल्स भी कह सकते हैं, जिसमें हमारे पीजेंट्स मतलब फार्मर्स आते थे, वर्कर्स आते थे, छोटे मोटे बिजनेसमैन वगैरह आते थे, डॉक्टर्स वगैरह आते थे, ठीक है, वो थर्ड स्टेट में आते थे। तो ये जो क्लर्जी थी, क्लर्जी में कौन कौन से लोग आते थे? क्लर्जी में रिलीजियस लोग लाते थे, जैसे पादरी वगैरह, पूप वगैरह जो होते हैं, पूप्स वगैरह होते हैं ना, जिनको हम लोग हिंदी में पादरी वगैरह कहते हैं। ओके, मतलब एक तरीके से हम लोग जो कह सकते हैं चर्च से जो लोग बिलोंग करते थे वो हमारे फर्स्ट स्टेट मतलब क्लर्जी में आते थे। सेकंड स्टेट में कौन कौन से लोग आते थे? जैसे राजा हो गए, ठीक है, राजा के जितने भी रिश्तेदार हैं, उनके मामा चाचा काका जो भी है, वो सिर्फ हमारे सेकंड स्टेट में आते थे। सेकंड स्टेट कौन सा हमारा? नोवेलिटी। नोवेलिटी में हमारा किंग आएगा, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन आएंगे, राजा के रिश्तेदार आएंगे, ये सब हमारे नोवेलिटीज में आएंगे। ओके, और जो हमारे थर्ड स्टेट था, ठीक है, उसमें हमारे पीजेंट्स आते थे, वर्कर्स आते थे, छोटे मोटे डॉक्टर्स वगैरह आते थे, ओके, पुलिस मैन आते थे, और यू नो छोटे मोटे बिजनेसमैन वगैरह भी आते थे, ठीक है, ये हमारे थर्ड स्टेट में आते हैं। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कॉमन पीपल्स आते थे। ओके, लेकिन जो टैक्स था वो इन कॉमन पीपल से ही लिया जाता था, ठीक है, ना ही वो क्लर्जी से लिया जाता था, ना ही वो नोवेलिटी से लिया जाता था। सिर्फ टैक्स लिया जाता था, तो किससे लिया जाता था? टैक्स सिर्फ थर्ड स्टेट से ही लिया जाता था, मतलब कॉमन पीपल से ही लिया जाता था। ओके, सो आप थोड़ी थ्योरी बेसिस में हम लोग समझ लेते हैं। फिगर टू शो दैट हाउ सिस्टम ऑफ स्टेट इन फ्रांस सोसाइटी वॉज ऑर्गेनाइज्ड, मैंने आपको बता दिया है। पीजेंट मेड अप peasants made up about 90% of the population. However, only a small number of them owned and land any cultivated. Okay. मतलब देखिए थर्ड स्टेट में जो पीजेंट्स वगैरह आते थे, जबकि उनकी संख्या पूरी जो कंट्री थी उसमें 90% थी, लेकिन वो तब भी लेकिन वो तभी 40% ऑफ लैंड के ओनर थे। ओके, 60% ऑफ जो लैंड था वो नोवेलिटी और क्लर्जी का यूज अप था। ओके, अबाउट 60% ऑफ लैंड वॉज ओन्ड बाय नोबल्स। ओके, जो नोवेलिटी वगैरह थी उनको 60% ऑफ जो लैंड था वो ओन अप था। ओके, so church and other richer member of the third state, the member of the first two states, that is clergy and the nobility, enjoyed certain privileges by birth, ठीक है। जो फर्स्ट टू स्टेट्स थे, एक तो क्लर्जी और एक नोबिलिटी, इनको जन्म से ही अधिकार था खुश रहने का, ना ही इन्हें मतलब एक टाइप से ये फ्रीडम था, ये बिल्कुल फ्री रहते थे, ना ही इन लोगों को एक तरीके से टैक्स देना पड़ता था, ना ही इन्हें एकदम बिल्कुल ये फ्री थे, ठीक है, अपना जो इनका मन करता था वो ये करते थे। लेकिन जो थर्ड स्टेट वाले कॉमन पीपल्स थे उन्हें टैक्स देना पड़ता था। The most important of these was exemption from paying tax to the state. The nobles further enjoyed feudal privileges. These include feudal dues, which they extracted from the peasants. Peasants were obliged to render service to the lord, to work in the house and fields, to serve in the army, or to participate in building force. अब ये जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स के लोग थे, ठीक है, क्लर्ची और नोबिलिटी में जो भी पॉपुलेशन वगैरह थी, तो इनके पास एक और राइट था कि ये फ्यूडल सिस्टम को भी ओपन अप कर सकते थे। ये फ्यूडल सिस्टम क्या होता है? मतलब जो पीजेंट और वर्कर्स थे, मतलब जो कॉमन पीपल्स थे, थर्ड स्टेट के पीपल थे, उनसे ये अपनी सेवा करवा सकते थे, ठीक है। इनको स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी देना पड़ता था, बहुत ही कम मनी ये देते थे जो पीसेंट्स और वर्कर्स थे, और उनसे काफ़ी ज़्यादा काम करवाया करते थे। और कभी कभार ये तो ये मनी भी नहीं दिया करते थे, ठीक है। जैसे एक तरीके से ये बहुत ज़्यादा काम करवाते थे, अपनी सेवा करवाया करते थे, और अपने लैंड्स में इनसे ये जुताई वगैरह करवाया करते थे, लेबरी वगैरह करवाया करते थे, और बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्हें मनी दिया करते थे, ठीक है। The church too extracted its share of tax called tithes from the peasants, and finally all members of third estate had to pay taxes to the state. These include a direct tax called tally and a number of indirect tax which were levied on articles of everyday consumption like salt or tobacco. The burden of financial activities of the state through taxes was borne by the third estate alone. ठीक है, अब मैंने आपको बताया जो स्टेट जो टैक्सेस वगैरह दिए जाते थे, ठीक है, ठीक है, टैक्सेस वगैरह जो भी लिए जाते थे वो सिर्फ थर्ड स्टेट से लिए जाते थे। अब होता क्या था
कि जो चर्च है, ठीक है, मतलब जो क्लर्जी कम्युनिटी है, क्लर्जी कम्युनिटी ने भी एक अपना टैक्स स्टार्टअप कर दिया था जिसका नाम था क्या, टेथिस। ओके, जिसका नाम था टेथिस, TITHES। ओके, इसका नाम था टेथिस। तो ये क्लर्जी कम्युनिटी लगाती थी कॉमन पीपल्स पर। ओके, और एक आपकी नोबिलिटी जो कम्युनिटी थी वो लगाती थी कॉमन पीपल्स में, ठीक है, और उस टैक्स का नाम क्या था, टैली। जो क्लर्जी कम्युनिटी लगाती थी कॉमन पीपल्स पे उसका नाम था दैथी, ठीक है, टेथिस। और जो नोबिलिटी पॉपुलेशन लगाती थी कॉमन पीपल्स पर उसका नाम था व्हाट, टैली, ठीक है। टैली एक डायरेक्ट टैक्स था। ओके, और जो तिथे था, तिथे मतलब तिथे एक टैक्स ऐसा था जैसे आपका 100% आपका लैंड में कुछ भी ग्रो अप हुआ है, ठीक है, उसमें भी 1/10 ऑफ द परसेंट होगा, ठीक है। जो 1/10% होगा वो आपका चर्च में जाएगा, ठीक है, चर्च के हिस्से में होगा। यही था हमारे तिथे टैक्स में। ओके, और जो टैली थी वो एक तरीके का डायरेक्ट टैक्स था हमारा, जो कि नोबिलिटी जो थी, जो नोबिलिटी पॉपुलेशन वगैरह हुआ करती थी, नोबिलिटी जो स्टेट थी जो हमारे कॉमन पीपल्स में लगाया करती थी। ओके, अभी जितने भी और कुछ इनडायरेक्ट टैक्स भी हुआ करते थे, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब कुछ बेफिजूल के टैक्स हुआ करते थे, जैसे टोबैको वगैरह है, चाय की पत्ती वगैरह है, उन पर भी टैक्स लगाया करते थे लोग, ठीक है। नमक वगैरह पर टैक्स लगाते थे, इसीलिए तो आगे चल के जो गांधी जी उन्होंने ये यू नो इसको बंद करा था, ये जो टैक्स सॉल्ट पे लग रहा था, सॉल्ट टैक्स लग रहा था, इसको बंद करा था। ओके, अब काफ़ी ज़्यादा बर्डन हो रहा था टैक्स का, और देना किसे पड़ता था, सिर्फ सिर्फ थर्ड स्टेट को, ठीक है। थर्ड स्टेट वाले लोग ही सिर्फ टैक्स को देते थे। तो एक कैसे समझ सकते हैं कितना बर्डन हो रहा था उन लोगों के लिए, राइट। सो यहाँ पर कुछ न्यू वर्ड्स हैं जिनको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। जैसे जो लिवरे है, ये यूनिट ऑफ करेंसी है फ्रांस की, ठीक है, जिसको बंद कर दिया गया था 1794 में। अभी देखेंगे आगे ये कैसे बंद होती है और क्यों बंद होती है, राइट। तो ये यूनिट है करेंसी की, जैसे अभी हमारे में रुपए चलते हैं वैसे वहाँ पर लिबरे चलते हैं। ओके, क्लर्जी, जो क्लर्जी है वो एक ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्टेड विद स्पेशल फंक्शन इन द चर्च। चर्च में जो स्पेशल फंक्शंस वगैरह करते हैं उनको हम लोग क्लर्जी कहते हैं, ठीक है। तिथे, तिथे अ टैक्स लेविड बाय द चर्च कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। जो भी आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा उसमें 1/10 ऑफ चर्च के हिस्से में होगा, इसको हम लोग तिथे कहते हैं, जो कि टैक्स लगाया गया था चर्च क्लर्जी कम्युनिटी के द्वारा, ठीक है। फिर टैली आता है, टैली जो है टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट, मतलब डायरेक्ट जो टैक्स, एक ऐसा टैक्स जो कि डायरेक्टली पेड करना पड़ता था स्टेट को। ओके, राज्य को डायरेक्ट एक तरीके से टैक्स पे करना पड़ता था, वो है ये। सो 1 मिनट। तो जैसे आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं, जैसे एक ये कॉमन पीपल है, ठीक है, पीजेंट वगैरह है कोई, और यहाँ पर एक नॉवेलिटी पीपल बैठा हुआ है, ठीक है, कोई राजा वगैरह है या कुछ भी होंगे, वो बैठे हुए हैं, ये नॉवेलिटी पीपल है, ठीक है। अभी जो कॉमन पीपल है, ये जितना भी गेहूँ वगैरह अनाज वगैरह है वो इनके सामने पेश कर रहा है, और इनको बिल्कुल अक्ल भी नहीं है कि उससे मना कर दें कि अब इतना मत लाओ, ठीक है। सो मतलब जितना लोग दुष्ट लोगों को देंगे उतना ही वो और मांगेंगे। यहाँ पे लिखा भी है, द मोर द डेविल हैज द मोर ही वांट्स। जितना आप जितना आप दुष्ट लोगों को देंगे, जितना आप नालायक लोगों को देंगे उतना ही वो, मतलब उनकी भूख कभी भी खत्म नहीं होती है, उनकी भूख हमेशा बढ़ती रहती है। ओके, फिर नीचे के चैप्टर है द स्ट्रगल टू सर्वाइव। अब रहना भी काफ़ी मुश्किल हो चुका था। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1715 to 28 million in 1789. This led to a rapid increase in the demand of food grains. Okay. फिर क्या हुआ था, जो पॉपुलेशन थी फ्रांस की वो अचानक से बढ़ गई थी। 23 मिलियन थी, कब थी, 17 एंड 15 में। ओके, और 28 मिलियन हो गई थी वो 1789 में। तो इससे काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें हो रही थी, ठीक है, रैपिड इंक्रीज हुआ था, और जिससे जो फूड ग्रेन्स थे, इतनी इनकम वगैरह नहीं हो पा रही थी, ठीक है, इतनी इनकम वगैरह नहीं हो पा रही थी, तो ज़्यादा एग्रीकल्चर भी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। अब इतना एग्रीकल्चर, इतना फूड ग्रेन्स वगैरह प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे थे। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वॉज द स्टेपल डाइट ऑफ द मेजोरिटी रोज रैपिडली। तभी जो रोटी, यहाँ पे ब्रेड कहा गया है, रोटी जो होती है उनको ब्रेड्स कहा गया है, ठीक है। तो जो इसका जो रोटीज, जो ब्रेड्स थी उनका जो प्राइस था वो काफ़ी हाई होता जा रहा था, ठीक है। Most workers were employed as laborers in workshop whose owner fixed their wages, but wages did not keep pace with the rise in price, ठीक है।
कुछ ओनर्स, देखिए कुछ लोग थे जो लेवरी करते थे सिर्फ, ठीक है, लेवर्स वगैरह थे। अब वो लोग इतने जो महंगी महंगी ये ब्रेड्स की दाम हो रहे थे उसको नहीं ले पा रहे थे, तो लोग बेचारे एक तरीके से भूखे ही रह रहे थे, ठीक है। एक तरीके से फैमाइन फैल चुकी थी, भुखमरी फैल चुकी थी सबके बीच में। अब लोगों को खाने तक के लिए तरसना पड़ रहा था, इतनी वहाँ की कंडीशन बेकार हो चुकी थी, ठीक है। This led to a subsistence crisis, something that occurred frequently in France during the Old Regime. ठीक है, उस टाइम पर एक तरीके से ये सब्सिस्टेंस क्राइसिस की तरह होने लगा था, ठीक है। यहाँ पर सब्सिस्टेंस क्राइसिस ये का मीनिंग ये है कि एक ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन जिसमें जो बेसिक नीड है हमारी लाइफ की वो ही हमें ना मिल पाए, ठीक है, उसी को हम लोग सब्सिस्टेंस क्राइसिस कहते हैं। तो ऐसा होने लगा था, कुछ हालात लोगों का जीना भी बिल्कुल बेकार हो चुका था, वो जी ही नहीं पा रहे थे, उनको खाने के लिए रोटी तक नहीं मिल रही थी, और रोटी के प्राइस इतने हाई हो गए थे कि लोग उसको प्रेफर नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड्स हैं। सब्सिस्टेंस क्राइसिस है जिसका मीनिंग है एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर इंडेंजर्ड, ठीक है। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें जो बेसिक मीन है, ठीक है, जो बेसिक थिंग्स हैं वो भी, जो हमारी लाइफ के लिए बेसिक थिंग्स हैं वो भी नहीं मिल पा रही हैं, ओके। फिर एक है यहाँ पर एनोनिम्स, ठीक है, इसका मतलब होता है वन हुज नेम रिमेन्स अननोन, कोई एक जिसका नाम जो है वो अननोन है, मतलब जिस किसी को पता नहीं है, ओके, उसको हम लोग कहते हैं एनोनिमस। वन हुज नेम रिमेन्स अननोन, एक कोई ऐसा जिसका नाम किसी को ना पता हो, ओके। फिर एक ये चार्ट है, ओके, ये आप लोग खुद देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर होता है ग्रोइंग मिडिल क्लास एनवेसिस एंड एंड टू प्रिविलेज। अब जो एक मिडिल क्लास फैमिली होती है वो थोड़ा आगे बढ़ने लगती है, वो कैसे आप देखते हैं यहाँ पे हम लोग। इन द पास्ट, peasants and workers had participated in revolt against increasing taxes and food scarcity, but they lacked the means and programs to carry out full-scale measures that would bring about a change in the social and economic order. This was left to those groups with the third estate who had become prosperous and had access to education and new ideas. The 18th century witnessed an emergence of social group termed the middle class who earned their wealth through the expanding overseas trade and from the manufacture of goods such as woolen and silk textiles that were either exported or brought by richer members of society in addition to merchants and manufacturers. The third estate included professions such as lawyers or administrative officials. All of these were educated and believed that no group in society should be privileged by birth. Rather, a person's social position must depend on his merit. These ideas envisaging a society based on freedom and equal laws and opportunity for all were put forward by the philosophers such as John Locke and Jean-Jacques Rousseau in his two treatises of government. Locke sought to refute the doctrine of divine and absolute right of the monarch. ठीक है, फिर क्या हुआ था। अब जो थर्ड स्टेट के पीपल थे, कॉमन पीपल्स जो थे, वो अभी मैंने आपको बताया कि छोटे मोटे डॉक्टर्स वगैरह भी थे, ठीक है, छोटे मोटे लॉयर्स वगैरह भी थे, और कुछ लोग लेबर का वर्क करते थे। अब जो लेबर का वर्क करते थे उन्हें बाहर भेजा जाता था, ठीक है, और कंट्रीज में भेजा जाता था जिससे वहां पर वो वर्क कर सके, ओके। क्योंकि फ्रांस को पैसा मिलता था जब वो अपने लेबर को दूसरी कंट्री में भेजते थे, उन्हें ज़्यादा पैसा मिलता था, राइट। जहाँ पर कम पॉपुलेशन है वहाँ पर अगर लोगों को भेजते थे तो उन्हें पैसा मिलता था ज़्यादा। और कुछ लॉयर्स वगैरह थे, कुछ लोग डॉक्टर्स वगैरह भी थे, तो ये लोग थोड़े एजुकेटेड होने लगे थे, ठीक है, ये लोग कुछ पढ़ने लिखने लगे थे, ठीक है, काफ़ी एजुकेटेड होने लगे थे, इनके पास क्वालिफिकेशंस हो गई थी, और ये पढ़ने लिखने लगे थे और समझने लगे थे कई चीज़ों को। तो इन जब ये लोग थोड़ा पढ़ लिख गए तो इन्हें कुछ समझ में आया कि ये रॉन्ग है, कि सिर्फ हम लोग एक ही कम्युनिटी से एक टैक्स ले रहे हैं, ठीक है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो दो स्टार्टिंग एक कम्युनिटी है, क्लर्ची और नोवेलिटी, उनको अपने बर्थ से प्रिविलेज राइट मिला है कि उन्हें कुछ भी नहीं देना है और बिल्कुल वो हैप्पीली अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग आवाज़ उठाने लगे, ठीक है। ऊपर से कुछ उन्होंने कुछ फिलोसफर की ज्ञान ज्ञान की बातें भी उन्होंने कुछ ली थी, ठीक है। उन्होंने जो ये जो कॉमन पीपल्स थे इन्होंने कुछ फिलोसफर की बुक्स वगैरह पढ़ी थी, ठीक है, उनसे शिक्षा वगैरह ली थी, जिसमें जो पहले फिलोसफर है उनका नाम है जॉन लॉक। यहाँ पर ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर सेकंड फिलोसफर का नाम है जीन जैक रूसो,
ठीक है, आज जो थर्ड फिलोसफर है उनका नाम भी आएगा, लेकिन वो नेक्स्ट पेज पे आएगा। ठीक है, फिर वो देखते हैं हम लोग। जो जॉन लॉक है, उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है टू ट्रीटिसेस ऑफ गवर्नमेंट। ओके, जिसे कॉमन पीपल ने पढ़ा था और इन्होंने काफी कुछ समझा था उससे। ठीक है, जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन नहीं हमें लेनी चाहिए। जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन का मतलब राजा को एक तरीके से हमें हमेशा भगवान नहीं मानना चाहिए। ओके, फिर रूजो रूजो 1 मिनट। Rousseau carried the idea forward, professing the form of government based on the social contact between social and their representatives. The law Montesquieu proposed a division of power with the government between the legislative and executive and judiciary। देखिए, जो रूसो थे उन्होंने ये कहा था कि मतलब एक तरीके से सोशल कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा नहीं बनाना चाहिए गवर्नमेंट में। ओके, गवर्नमेंट अगर गलत कर रही है तो उस पर हमें आवाज़ उठानी चाहिए, ऐसा रूसो ने कहा था। ओके, फिर एक द स्पिरिट ऑफ द लॉ नाम की बुक होती है जो कि मॉन्टेस्क्यू जो होते हैं उन्होंने लिखी थी। मॉन्टेस्क्यू एक थर्ड हमारे जो फिलोसफर हैं उनका नाम यहाँ पर आता है। जो मॉन्टेस्क्यू हो, उन्होंने जो बुक लिखी थी उसका नाम था द स्पिरिट ऑफ द लॉ। ओके, जिसमें ये लिखा था डिवीजन ऑफ पावर, कि पावर को डिवाइडेड स्टेट में हमें कर लेना चाहिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी पावर में। ठीक है, जिससे लड़ाई दंगे नहीं हुआ करेंगे और सबकी पावर जो है वो क्या हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी। ठीक है, so this model of government was put into the force in the USA after the 13 colonies declared their independence from Britain. The American Constitution and its guarantees of individual rights was an important example of political thinkers in France। अब ये जो फिलोसफर वगैरह था, इनकी जो बातें थी वो अमेरिका वगैरह तक में होती थी। ओके, so the ideas of the philosophers were discussed intensely in saloons and coffee house and spread among people through books and newspapers। अभी जो बातें हुआ करती थी इन फिलोसफर की, ये हर जगह हुआ करती थी। ठीक है, लोग इनके बारे में न्यूज़पेपर्स में पढ़ा करते थे। ठीक है, कॉफ़ी शॉप्स वगैरह में या फिर सैलून वगैरह में इन सब के बारे में पढ़ा करते थे, तो लोग कुछ एजुकेटेड हो गए थे काफ़ी ज़्यादा। हाँ, these were frequently read aloud in groups for the benefit of those who could not read and write। Okay, the news that Louis XVI planned to impose further taxes to be able to meet the expenses of the state generated anger and protest against the system of privileges। अब लोग जब पढ़ लिख गए थे कॉमन पीपल, तो वो लुई 16 टैक्स को बढ़ाना चाह रहे थे। आप तो जो कॉमन पीपल है ये काफ़ी नाराज़ होते हैं और आवाज़ उठाते हैं। ठीक है, अब वो कैसे आवाज़ उठाते हैं वो हम लोग आगे देखते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अकाउंट्स ऑफ लिव द एक्सपीरियंस इन द ओल्ड रेगनी। अगर आपको पढ़ना है तो अपने आप पढ़ लीजिएगा, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, फिर हमारा आता है द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन, कि आखिर में रिवॉल्यूशन का आउटब्रेक स्टार्टअप कहाँ से हुआ वो देखते हैं। ठीक है, सो आई थिंक आज का चैप्टर यहीं पे हम लोग फिनिश करते हैं और इसका जो सेकंड पार्ट है जल्दी आएगा। आई होप कि आज का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आपको जो सेकंड पार्ट है उसको द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू गाइस।